हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोग मुगलों के बारे में बातचीत कर रहे थे। आपको बताया था कि मुगलों का भारत में किस तरीके से प्रवेश हुआ। सबसे पहले बाबर आया, बाबर के बाद फिर बाबर का ही बेटा था हुमायूं, और हुमायूं का संघर्ष जो था वो अफ़गानों से था स्पेशली। और बताया था कि मुगलों से ठीक पहले भारत में अफ़गानों का ही शासन था। 75 साल लोदियों ने शासन किया था। तो उस 75 साल के लोदियों के शासन में भारत के चप्पे चप्पे पर अफ़गान मौजूद थे। इसीलिए भारत में सबसे ज़्यादा जो चैलेंज खड़ा हुआ वो अफ़गानों की तरफ से खड़ा हुआ मुगलों के लिए। तो मुगलों को सबसे ज़्यादा अफ़गानों ने परेशान किया, और इनकी पूरी 2 पीढ़ी, 2 क्या 2.5 पीढ़ी, क्योंकि अकबर भी जो था वो अफ़गानों से भी जूझा था। तो इन अफ़गानों ने सबसे ज़्यादा मुगलों को परेशान किया। उनकी 2 पीढ़ी पूरा अफ़गानों से जूझते भी निकल गई। और हुमायूं के समय एक समय ऐसा भी आया कि अफ़गानों ने हुमायूं को भारत से बाहर निकाल दिया, और 15 साल का समय जो था वो मुग़ल भारत से बाहर रहे। और फाइनली जब अफ़गान टूटे तो फिर से मच्छीवाड़ा की लड़ाई होती है मुग़ल और अफ़गानों के बीच पंजाब में, जिससे मुग़लों की वापसी का रास्ता खुल जाए। और फाइनली 1555 जून 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है बैरम खान और लोदियों के बीच में, जिसकी वजह से मुग़ल भारत में वापस आते हैं। और वापसी के बाद हुमायूं बहुत लंबे समय तक नहीं जिंदा रह पाया। अगले ही साल जो उसने अपनी लाइब्रेरी बनवाई थी दीन पनाह दिल्ली में, उसी दीन पनाह में शाम को सीढ़ियों से उतर रहा था, पैर फिसला, लुढ़कते हुए सीढ़ियों से गिर के उसकी मौत हो गई। लेनपुल ने इसी हुमायूं के बारे में लिखा था कि ऐसा बादशाह रहा जो पूरी ज़िंदगी लुढ़कते हुए जिया और लुढ़कते हुए मरा। हुमायूं के बाद इसका बेटा बादशाह बना अकबर। अकबर का जो टाइम पीरियड था 1556 टू 1605, 1556 से 1605। अभी जो अकबर था पूरा नाम इसका जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर के नाम से बादशाह बना। तो अकबर की जो बादशाहियत है, उसके जो बादशाहियत के जो काम हैं, उसके कामों पर अकबर ने जो बाद में जो काम किए, अकबर की जो बाद में नीतियाँ रहीं, चाहे धार्मिक नीति रही चाहे राजनीतिक नीतियाँ रहीं, उसकी सारी पॉलिसीज़ पर उसका अपना बचपन हावी था। बचपन हावी होने का मतलब है कि अकबर का जो बचपन था वो बाकी साधारण या बाकी आम बच्चों से बिल्कुल अलग गुजरा था। और वही बचपन में जो उसके दिलो दिमाग में जो चीज़ें थीं, उसी का असर उसने अपनी पूरी शासनकाल के दौरान उसकी सारी छवि दिखाई पड़ती है। तो अकबर का बचपन सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग देखते हैं, क्योंकि अकबर की पैदाइश जो उस दौर में हुई थी जब हुमायूं को भारत से बाहर भगा दिया गया था। जब 1540 में कन्नौज की लड़ाई के बाद हुमायूं को भारत से बाहर भगाया था, तो भागते हुए वो एक शिया धर्म गुरु थे। शिया धर्म गुरु, हालांकि वो हिंदाल के गुरु थे, उन्हीं शिया धर्म गुरु के यहाँ हुमायूं ने शरण ली थी। और उन्हीं की जो बेटी थी हमीदा बानो बेगम, उससे हुमायूं ने शादी की। और उसके हुमायूं जो गुरु थे उनका नाम था मीर बाबा दोस्त। वो सूफी संत थे, शिया थे वो। तो मीर बाबा दोस्त की बेटी हमीदा बानो बेगम से हुमायूं की शादी हुई, और फिर वहाँ से भागते हुए एक अमरकोट के राणा वीरसाल थे। वीरसाल के घर में अकबर का जन्म हुआ, और उसको छोड़ के उसके माँ बाप फिर चले गए। तो ये भागने के दौरान में अकबर का जन्म हुआ था। तो जब हुमायूं भारत से भाग रहा था, तो जैसे भागने का मतलब हम लोग समझते हैं कि भाई सर पर पैर रख के झोला वोला लेके भागते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता था। बादशाह भाग रहे थे, भागते भागते शादी ब्याह बाल बच्चे पार्टी सार्टी सब होती चलती थी। तो वही भागने के दौरान जब हमीदा बानो बेगम से इसका निकाह हुआ और 1542 में इसका जन्म होता है अकबर का। तो अकबर, जैसे बताया कि जो मुग़ल थे ये सारे के सारे सुन्नी मुसलमान थे, लेकिन अकबर की जो माँ थी वो शिया थी। यानी अकबर का बाप जो था हुमायूं, ये सुन्नी था, और अकबर की जो माँ थी हमीदा बानो बेगम वो शिया थी। और मुसलमानों में शियाओं सुन्नियों में बड़ी ज़बरदस्त टक्कर होती, बहुत जोरदार लड़ाई होती, शियाओं सुन्नियों में कभी नहीं पड़ती। जबकि अकबर के साथ ऐसा नहीं था। इसकी माँ शिया थी और पिता इसका सुन्नी था। और इसका जो गुरु था बैरम खान, जिसको इसका शिक्षक बनाया गया था, जो इसका गार्जियन था, वो भी पक्का शिया था। ठीक। और अकबर के जन्म के समय हुमायूं ने अमरकोट के राणा वीरसाल के घर में शरण ली हुई थी। तो राजपूतों के ही घर में अकबर का जन्म हुआ था। और इसको पैदा करने के बाद इसके माँ बाप यानी हमीदा बानो बेगम और हुमायूं दोनों इसको छोड़ के चले गए थे। तो शुरुआत में कुछ सालों तक हुमायूं को राजपूतों ने पाला पोसा। इसके बाद फिर अपने चाचा हिंदाल के पास गया, फिर कामरान के पास गया, कामरान के पास काबुल में ये रहा। बाद में जब हुमायूं ने कामरान के किले पर काबुल पर चढ़ाई की, तो कामरान ने अपनी जान बचाने के लिए जो अकबर बच्चा था उस समय, अकबर का हाथ पैर बांध के उसको किले की दीवार पर टंगवा दिया था। और जबकि हुमायूं की तोपें किले पर गोला बरसा रही थी अपनी जान बचाने के लिए कि भाई हुमायूं के बेटे को ही बांध के हम टांग देंगे तो हुमायूं तोप का गोला नहीं बरसाएगा। तो अपनी जान बचाने के लिए अकबर के चाचा ने ही उसका हाथ पैर बांध के किले की दीवार पर बाहर टंगवा दिया था। उसके चाचा ने उसको टंगवाया, और उसका बाप सामने से तोप के गोले बरसा रहा था। इसके बावजूद हुमायूं रुका नहीं और गोले बरसाता रहा। किस्मत अकबर की अच्छी थी कि उस दिन वो बच गया। तो अकबर ये बचपन से ही देख रहा था कि शिया सुन्नी हिंदू मुसलमान राजपूत सिख राजपूत और
जो उसके अपने चाचा हैं, वो सब के सब राजनीति के तहत काम कर रहे हैं, सब के सब राजनीतिक समय पर राजनीतिक रूप से उसकी मदद कर रहे हैं या उसका विरोध कर रहे हैं। तो बचपन से ही समझ चुका था कि सारी कुछ राजनीति है। राजपूतों ने पाल पोस कर बड़ा किया, माँ इसके सिया है, बाप सुन्नी है। इसके खुद के अपने चाचा ने जब अपनी जान पर बनाई अपने उसके बाप के डर से, तो उसका हाथ पर बांध के किले पर टांग दिया, और इसके बाप ने किले के लालच में इसकी जान की परवाह नहीं की और किले पर गोला बरसाते रहा था। तो ये बचपन से देख रहा था कि सारी चीज़ें राजनीति होती है, वो धर्म और रिश्ते नाते का कोई मतलब नहीं होता। तो ये उसका बचपन ही इस दौर में गुजरा था, जिसकी वजह से जब ये बादशाह बना तो इन सारी चीज़ों को उसने हटा दिया। ये धर्म और जाति और सिया और सुन्नी का भेदभाव उसने ख़त्म करने की कोशिश की। हालांकि इसका जो बादशाहियत की शुरुआत थी वो भी बहुत बुरी हालत में शुरू होती। बहुत बुरी हालत में शुरू होने का मतलब है कि जब बाबर की मौत जब हुमायूं की मौत हुई थी, तो हुमायूं जब मरा था, ये दिल्ली में उसकी मौत हुई थी, तो उस समय मुग़लों की स्थिति कुछ खास ठीक थी नहीं, क्योंकि जो बैरम खां था, अकबर उस समय पंजाब में कलानौर के पास सिकंदर शाह सूर का सामना कर रहा था और उसके किले का घेरा डाले हुए था। और वहीं कलानौर में ही सूचना मिलती है कि इधर हुमायूं की मौत हो गई। तो हुमायूं की मौत होते ही एक खबर अफगानों में फिर से उत्साह जागा, वो लोग फिर से साम्राज्य पर कब्जा करने की कोशिश की। बंगाल बिहार में विद्रोह होने शुरू हो गए, और वहीं पर जो बिहार का जो सूबेदार था आदिल शाह सूर, उसने क्या किया कि अपनी सेना के साथ अपने सेनापति को आगे भेजा और आगरे और दिल्ली की तरफ उसने कूच करवा दिया। तो इधर पता चला कि दिल्ली और आगरा इनके मुग़लों के हाथ में था नहीं, और उधर पंजाब में अकबर जो छोटा सा बच्चा था 13 साल की उम्र का, 13 साल 4 महीने की उम्र में उसको बादशाहियत, एक कांटों का ताज मिला था अकबर को। तो उधर वो पंजाब में फंसा हुआ था बैरम खां के साथ। तो बैरम खां ने क्या किया, जल्दी में एक ईंटों की एक सिंहासन सजवाया, ईंटों के ही सिंहासन पर अकबर को बैठाया और उसकी ताजपोशी की, उसको भारत का बादशाह घोषित किया, और फिर तुरंत अपनी ताकत समेट के ये दिल्ली की तरफ कूच करना शुरू करते हैं। उधर आदिल शाह सूर की जो सेना थी, उसका जो प्रधान सेनापति था हेमू, उसका नाम था, हेमू या हेमचंद कहीं किताबों में लिखा हुआ मिलेगा। ये हेमू जो हेमचंद था, ये उसका प्रधान सेनापति था, वजीर भी था। ये हालांकि रेवाड़ी का बनिया था, जात से बनिया था वो, लेकिन फिर बाद में उसने इस्लाम शाह जो शेर शाह सूरी का बेटा था, उसके समय से उसने अपना कैरियर शुरू किया और फिर आदिल शाह सूर की सेवा में वो प्रतिष्ठा हासिल करता है। और इसने 22 लड़ाइयाँ लड़ी थी हेमू ने, और 22 का ये विजेता था, 22 युद्धों का विजेता इसको कहा जाता था। कभी हेमू पराजित नहीं हुआ था, इसलिए आदिल शाह सूर ने इसको विक्रमाजित की उपाधि दी। इसको विक्रमाजित कहा जाता था आदिल शाह सूर को। तो आदिल शाह सूर विक्रमाजित के नाम से था। उसके पास 50,000 की सेना, 5,000 तोपें, हाथियों के साथ वो दिल्ली आगरे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। आगरे पर विजय हासिल करता है और आगरे पर विजय हासिल करके दिल्ली पर बढ़ के हेमू का कब्जा हो गया, और यहीं उसने धारण की उपाधि विक्रमादित्य की। माना जाता है कि भारत का अंतिम जो विक्रमादित्य शासक था वो हेमू था। इसने विक्रमादित्य नंबर 14वां 14 10 और 4 14, ठीक है। तो विक्रमादित्य नंबर 14 की उपाधि धारण की थी किसने? हेमू ने। तो ये जो हेमू था, जब ये दिल्ली पर कब्जा कर लेता है, अपने आप को विक्रमादित्य घोषित करता है, तो इससे मुग़लों की हालत और ज़्यादा खराब हुई, क्योंकि आगरा, दिल्ली और पूरा बंगाल बिहार पर अफगान हावी हो चुके थे। बस एक सेना के साथ अकबर जो था वो पंजाब से दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था। अकबर तो बच्चा था, बैरम खां था। बैरम खां के नेतृत्व में उसकी सेना आगे बढ़ रही थी, और फाइनली 5 नवंबर 1556 हुआ पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत सेकंड। अब ये जो पानीपत सेकंड हुआ, इस पानीपत के दूसरे युद्ध में मुग़लों और अफगानों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था हेमू, और मुग़लों की तरफ से नाम हालांकि अकबर का लिया जाता है, लेकिन अकबर की तरफ से बैरम खां ने लड़ाई लड़ी। ये बिल्कुल अस्तित्व की लड़ाई थी उस दौर में। हालांकि जब हेमू आगे बढ़ा तो उसकी जो तोपें थे, 500 तोपें का जखीरा आगे जा रहा था, तो उस पर मुग़लों ने पहले ही कब्जा कर लिया। लेकिन उसके पास ढेर सारे हाथी और 50,000 की सेना थी, और मुग़लों के पास सेना बहुत कम थी। दोनों आमने सामने टिकते हैं, लड़ाई शुरू होती है, और लड़ाई में मुग़लों की हार तय थी और मुग़लों के पांव उखड़ रहे थे। और हेमू जो था वो हाथी पर सवार होकर लड़ाई लड़ रहा था, पूरा बख्तरबंद, वो पूरा कवच वगैरह पहना हुआ था।
और उसकी सेना बिल्कुल तबाही मचा रही थी हाथी पर बैठ के। हेमू खुद नेतृत्व कर रहा था आगे आगे। तो जब हार बिल्कुल सामने थे, मुगलों को पैर उखड़ रहे थे और लग रहा था कि इस 5 नवंबर 1556 को मुगलों की कहानी फिर से समाप्त होने वाली है, तो उसी समय बैरम खान ने एक योजना बनाई और उसने क्या किया कि अपने 4 खास तुर्की जो तीरंदाज निशानेबाज थे उनको चुना और उन तुर्की निशानेबाजों के चारों तरफ सिपाहियों का घेरा बनाया, सिक्योरिटी वॉल, कि 10-10 सिपाही हर तुर्की तीरंदाज के चारों तरफ रहेंगे। उन तुर्की सिपाहियों का काम होगा बस तीरंदाजों की सुरक्षा करना, और उन तीरंदाजों को चारों तरफ से उसने छोड़ दिया हेमू पर हमला करने के लिए, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं बचा था। अफगान हावी हो रहे थे, मुगल हारने के कगार पर थे। तो चारों तरफ से वो तुर्की तो तीरंदाज थे वो हेमू की तरफ निशाना साधने लगे और उन तीरंदाजों की सुरक्षा में उसने 10-10 सिपाही लगा दी और वो सब हेमू को घेरना शुरू करते हैं। और फाइनली तीर से निशाना लगाते लगाते और एक तीर जाके निशाने पर लगा, क्योंकि पूरी तरीके से कहा जाता है कि हेमू ने अपने आप को कवच से ढका हुआ था, केवल उसकी आंखें दिख रही थी, और एक तीर जाके हेमू की आंख में धंसा और वही हेमू घायल होता है और घायल होकर घोड़े से हाथी से उतरता है और हाथी से उतर के नीचे गिर जाता है और तुर्कियों ने उसको पकड़ लिया। जैसे ही हेमू पकड़ता है, अफगान सेना थी, हेमू की सेना थी, इसमें बिल्कुल भगदड़ मच जाती है और मुगल हावी हुए। और इस समझ लीजिए कि पानीपत की दूसरी लड़ाई ने भारत में फिर से मुगलों को पैर जमाने का मौका दे दिया। हेमू को पकड़ा गया, हेमू को पकड़ के अकबर के सामने प्रस्तुत किया गया और अकबर को कहा गया कि भाई इसको सजा दी जाए। अकबर बच्चा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। उसको भाई घायल मरे हुए को क्या मारे, बच्चा था वो। हेमू ने क्या किया, ये जो बैरम खान था, बैरम खान ने क्या किया कि अकबर की तलवार पकड़ के हेमू की गर्दन पर रखी और पीछे से हेमू के गले में वार किया और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। तो तलवार रखी गई अकबर की, लेकिन हत्या की थी बैरम खान ने। तो इस खतरनाक लड़ाई और इस कह सकते हैं किस्मत की लड़ाई में मुगल हावी हुए और दिल्ली पर कब्जा होता है अकबर का, और अकबर को बादशाह घोषित किया जाता है। फिर आगरे चले जाते हैं ये लोग। आगरे से फिर एक सेना भेजी जाती है जो मालवा और बंगाल और बिहार की लड़ाई लड़ते हैं और धीरे धीरे मुगलों का साम्राज्य सुदृढ़ होता है। तो जब अकबर बादशाह बना 1556 में, तो पहला जो इसका समय था 1556 से लेके 1560 तक, ये जो 4 साल का समय था, इस समय अकबर क्योंकि अभी बच्चा था, अभी उम्र नहीं थी उसकी, तो ये पूरी तरीके से कहा जाता है कि अकबर का नहीं, एक्चुअली ये बैरम खां का शासन था, क्योंकि बैरम खान उसका गार्जियन था। तो अकबर केवल नाम मात्र का था, उसको बच्चा समझ के सारा काम बैरम खां खुद कर रहा था और सारे अभियानों का नेतृत्व करता था, और अकबर के बिल्कुल नहीं चलते थे, बस नाम का वो बादशाह था। हालांकि अकबर धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, उसको चीज़ें समझ में आ रही थी। 13 साल की उम्र थी, 4 साल में 17 साल का हो गया था। लेकिन बैरम खां अपने हिसाब से चल रहा था, अकबर शासन को अपने हिसाब से चलाना चाह रहा था। तो इसलिए अब बैरम खां और अकबर में भी खटपट शुरू हो गई थी, थोड़ी टेंशन होनी शुरू हो गई थी। और दूसरी बात, जो अकबर के रिश्तेदार थे वो अकबर को भड़काना शुरू कर दिए, क्योंकि मुगल थे बेसिकली सुन्नी, और वो जो बैरम खां था ये था शिया। तो अकबर के सुन्नी रिश्तेदारों ने बैरम खां, क्योंकि शिया था, इसके खिलाफ अकबर को भड़काना शुरू कर दिया कि बैरम खां शियाओं को भी बढ़ावा देता है और अपने लोगों को, शियाओं को महत्वपूर्ण पदों पर तैनाती कर रहा है और सुन्नियों को हतोत्साहित कर रहा है। तो धीरे धीरे अकबर को भी समझ में आ रहा था और उसकी नीतियाँ पसंद भी नहीं आती थी अकबर को। अब सीधे सीधे, क्योंकि वजीर के पद पर था बैरम खां, सीधे सीधे उसका सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही थी अकबर को। तो अकबर ने क्या किया कि वो आगरे से शिकार खेलने के बहाने दिल्ली चला गया और दिल्ली जाके उसने दरबार लगाया, खुद के नाम पर उसने जो खुतबा पढ़वाया, और वहाँ से उसने फरमान जारी किया कि सारे सरदार वापस मेरे पास आएंगे और मुझसे अलग से अधीनता स्वीकार करेंगे। और बैरम खां को वजीर के पद से बर्खास्त कर दिया, उसने सस्पेंड कर दिया, और उसको 2 ऑप्शन दिए कि आप कोई सूबा लेके सूबेदार बन जाइए या फिर एक आम दरबारी की हैसियत से दरबार में रह सकते हैं। वकील के मतलब जो मेन वजीर का पद था वो उससे छीन लिया गया। तो बैरम खां सूबेदारी के लिए तैयार हुआ, और जब उससे वजीर का पद छीना गया तो उसका चार्ज लेने के लिए जिस अफसर को भेजा था वो बैरम खां का जूनियर था, और उसने बैरम खां को मतलब एक तरीके से परेशान करना शुरू किया, फ्रस्ट्रेट करना शुरू किया कि बेटा बहुत हीरो बन रहे थे पहले, अब वो सुन्नी था तो अब धर्म के नाम पर थोड़ा वो टेंशन हो चुकी थी। तो इस बात से जब बाकी उसके विरोधियों ने बैरम को चिढ़ाना शुरू किया तो बैरम चिढ़ गया बिल्कुल, और वो धीरे धीरे पंजाब की तरफ बढ़ा, और पंजाब की तरफ बढ़ के जहाँ उसने एक जगह कुछ अपना खजाना छुपा रखा था और अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन अकबर ने फिर बैरम खां के खिलाफ सेना भेजी, और 1560 में ही एक लड़ाई हुई थी, तिलवाड़ा का युद्ध, अकबर और हेमू के बीच। हालांकि अकबर खुद नहीं गया था, उसकी सेना गई थी।
तो सेना के बीच तिलवाड़ा की लड़ाई लड़ी गई और इसी तिलवाड़ा की लड़ाई में बैरम खां पराजित होता है, उसको गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करके बेड़ियों में जकड़ के उसको बिल्कुल हाथ पर बांध के बड़े जंजीरों से जकड़ के अकबर के सामने दरबार में बैरम खां को प्रस्तुत किया गया। तो जब बेड़ियों से जकड़ा हुआ बैरम खां अकबर के सामने पहुंचता है तो अकबर देख के ये दृश्य बिल्कुल इमोशनल हो जाता है, क्योंकि अकबर का बचपन से ही उसने बैरम खां को देखा था अपने गुरु के रूप में। तो अकबर बहुत भावुक हो जाता है, हमको बेड़ियों से मुक्त करवाता है और थोड़ा सा इमोशनल डायलॉगबाजी करता है कि भाई क्या से क्या हो गया, पहले क्या थे अब क्या हो गया, आपको हमारे खिलाफ विद्रोह नहीं करना चाहिए। फिर भी एक रहमदिली दिखाते हुए उसने फिर से 2 ऑप्शन दिया कि आप या तो हमारे दरबारी की हैसियत से, आम दरबारी की हैसियत से दरबार में रहें, या फिर मक्का जाने की उसने परमिशन दी कि आप चाहें अगर हज वज करना चाहें तो मक्का जा सकते हैं। तो बैरम खां स्वाभिमानी था तो उसने मक्का जाने का ऑप्शन चुना, कहा कि मैं अपनी फैमिली के साथ हज करना चाहता हूँ, मक्का चला जाऊँगा। तो अकबर ने परमिशन दी, ठीक है छोड़ दिया जाए, और मक्का भेजने की उसको परमिशन दी गई और वो मक्का के अभियान पर बैरम खां निकलता है। और जब आगरा दिल्ली से चलता है वो, और जब गुजरात पहुंचा तो गुजरात में अपनी फैमिली के साथ जो पहुंचा था तो पाटन के पास फिर से उसका पुराना पाप निकला। एक बार मच्छीवाड़ा के युद्ध में, क्योंकि अफगानों से इन सबों की बहुत टक्कर हुई थी, बहुत अफगानों को मारा था इसने, तो उसी में जिस एक अफगान सरदार की हत्या की थी उसी के बेटे के हत्थे चढ़ गया ये, और जिसकी हत्या बैरम खां ने की थी उसी के बेटे ने बैरम खां को मार डाला। पुराना पाप उसका निकल के सामने आया। तो मक्का पहुंचने से पहले ही गुजरात में पाटन के पास बैरम खां की हत्या हो गई। जब इस बात की सूचना अकबर को मिली तो बैरम खां की फैमिली को फिर आगरे लाया गया और उसकी जवान विधवा थी, उससे अकबर ने खुद शादी की और उसके बेटे रहीम को उसने अपने दरबार में नवरत्नों में जगह दी, जिसको अब्दुल रहीम खान खाना कहा जाता है। तो जो अब्दुल रहीम खान खाना था वो इसी बैरम खां का बेटा था, ठीक है। तो उसको अपने नवरत्नों में बड़ी इज्जत बख्शी। खैर किसी तरीके से बैरम खां का शासन खत्म हुआ अकबर के ऊपर से। जब बैरम खां का समय खत्म हुआ तो अब अकबर के रिश्तेदार हावी हो गए, क्योंकि उन्हीं सब ने अकबर को भड़काया था इसके खिलाफ। तो अकबर के रिश्तेदारों ने फिर मनमानी करनी शुरू कर दी और रिश्तेदारों में अकबर की जो धाय माँ थी, जिसने अकबर को पाला पोसा था, अकबर को अपना दूध पिला के बड़ा किया था, उसका नाम था माहम अनगा। तो अब माहम अनगा जो थी वो शासन पर हावी होने की कोशिश करने लगी। और जो दूसरा समय था 1556 से 1562, ये महामनगा का समझिए कि शासन काल था। महामनगा और इसका एक बेटा था अधम खां। ये लोग अब शासन करने लगे और अकबर को गाइड करने लगे। मतलब इससे पीछे छूटा तो अब ये हावी हो गए। तो ये जो 2 साल का था, 60 था, ये 60 में ही खत्म हुआ था, 1560 से 62, जो 2 साल का समय था, ये समझ लीजिए किसी को महिलाओं का शासन या पर्दा शासन, कहीं कहीं कुछ इतिहासकार उसको पेटीकोट गवर्नमेंट भी कहते हैं कि महिलाओं ने शासन किया। जो इसके रिश्तेदार थे स्पेशली महामनगा, ये सब मनमानी करना शुरू की। तो अकबर को बच्चा समझ रहे थे, लेकिन अकबर बड़ा हो रहा था। तो उसी में महामनगा जो बेटा था अदम खां, इसको लगता था कि हम भी बादशाह के बराबर के रुतबे के हैं। तो इसको एक बार मालवा के अभियान पर भेजा गया। तो मालवा के अभियान में जब ये गया, वहाँ से बहुत सारा लूट मार करके आया था, दौलत लेके आया था। तो जैसे जो लूट का हिस्सा होता था, खजाने में उसका पूरा हिसाब की किताब दिया जाता था कि भाई इतना खर्चा हुआ, इतना आमदनी हुई। तो जब खजांची ने इसे हिसाब किताब मांगा तो अदम खां ने हिसाब किताब देने से मना कर दिया। तो इस बात की शिकायत बादशाह से की गई कि अदम खां गया था अभियान पर मालवा के, वो जो लूट मार करके आया है उसका कुछ हिसाब नहीं दे रहा है। तो अकबर ने अदम खां को संदेशा भिजवाया कि जाके जो खजांची हैं उसको जाके हिसाब किताब दिया जाए, जो क्लर्क होते हैं जो हिसाब किताब लिखते हैं। तो इस बात से अदम खां बहुत नाराज़ होता है, चीखते चिल्लाते अपना तलवार निकालता है और तलवार निकाल के बिल्कुल जिस खजांची ने उसकी शिकायत की थी, जाके सीधे उसी दफ्तर में जाके उसकी हत्या कर दी। बोला कि इतनी हिम्मत किसके अंदर आ गई कि हम बादशाह के बराबर के ऐसे से हमसे कोई हिसाब मांगेगा, है कोई हिसाब मांगने वाला। और चीखना चिल्लाना शुरू किया। और शाम का समय था, छत पर अकबर टहल रहा था, वही समय वो हाथ में नंगी तलवार लिए हुए घूमना शुरू कर दिया कि हम बादशाह के बराबर की हैसियत के हैं और कोई हमें हिसाब देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ये वो अपना थोड़ा गुस्से में था। अब अकबर ये चीज़ें देख रहा था तमाशा। उसने अपने सिपाहियों को ऑर्डर दिया कि भाई क्या चल रहा है। तो बताया कि अदम खां ने उस क्लर्क की हत्या कर दी है और चैलेंज कर रहा है सबको कि किसी की हिम्मत नहीं है जो हमको पकड़ सके। और वहीं अकबर के पीछे इसकी जो माँ थी महामनगा, वो खड़ी थी। अकबर ने अदम खां को पकड़ने का, गिरफ्तार करने का आदेश दिया। अदम खां को पकड़ के अकबर के सामने लाया गया और अकबर ने बिना कुछ कहे, छत पर खड़ा था, उसने कहा कि इसको छत से नीचे फेंक दो। सीधा अदम खां को नीचे फेंक दिया गया।
फिर अकबर ने पूछा जिंदा है कि मर गया। तो एक बार जब फेंका गया तो मरा नहीं था, हाथ पर केवल टूटा था, अभी भी थोड़ा बहुत हिल डुल रहा था। तो बताया गया कि नहीं अभी जिंदा है। मतलब फिर पकड़ के ले आओ उसको, दोबारा पकड़ के ले आए। बोला फिर से फेंको इसको, फिर फेंका गया। फिर अकबर ने पूछा जिंदा है कि मर गया। बोले नहीं बादशाह अभी भी जिंदा है। बोले फिर ले आओ, थोड़ा अच्छे से पटको। फिर ले आए सब पकड़ के, और तीसरी बार खूब जोर से उसको छत से नीचे फेंका गया। और तीसरी बार में जब वो मरा, तीसरी बार में जाके वो मर गया। और ये जो तीनों बार उसको छत से पटका जा रहा था, उस समय महामनगा अपने बेटे को देख रही थी कैसे उसकी हत्या छत से पटक पटक के अकबर करवा रहा था, और उसकी बोलने की हिम्मत नहीं, सदमा लग गया उसको। अब जब अदम खां की हत्या इस तरीके से ने करवाई अकबर ने, तो बाकी सारे जो अकबर के रिश्तेदार थे उससे बिल्कुल शांत हो गए। सबको समझ में आ गया कि अब अकबर बड़ा हो चुका है। उसी सदमे में आदम खां को तो मरवा ही दिया उसने छत से पटकवा के। इसी सदमे से कुछ समय में महामनगा की भी मौत हो गई। और अब फिर अकबर के किसी रिश्तेदार या किसी सरदार ने अकबर को बच्चा समझने की हिम्मत नहीं की। सब समझ चुके थे कि अकबर अब बड़ा हो चुका है। ठीक, तो अब यहाँ से हालांकि बादशाह वो 56 बन चुका, लेकिन अपनी जो असली हैसियत जो दिखाता है वो 1562 के बाद अकबर अपनी पावर दिखाना शुरू करता है। अपने हिसाब से काम करना उसने शुरू कर दिया। सबसे पहला जो उसका काम था कि उसने दास प्रथा की समाप्ति कर दी। पहले क्या होता था कि जब राजा लड़ाई लड़ते थे तो जो राजा हार जाता था राजा का सर कलम कर दिया जाता था, राजा के जो सिपाही घायल होते घायल सिपाहियों की हत्या कर दी जाती थी, और जो जिंदा सिपाही गिरफ्तार होते थे ठीक ठाक उनको गुलाम बाजार में भेज दिया जाता था, दास्ता उनसे कराई जाती थी। ये दास्ता की समाप्ति अकबर ने सबसे पहला काम किया 1562 में। यानी अकबर का जो सबसे पहला काम था 1562 दास प्रथा, जो स्लेवरी थी, दास प्रथा को इसने क्या किया, समाप्त कर दिया कि अब सिपाहियों को दास गुलाम नहीं बनाया जाएगा, उनको उनकी जागीर में वापस भेज दिया जाए। दूसरा उस समय होता था कि जो तीर्थयात्री जो होते थे, जैसे काशी हरिद्वार की यात्रा करते थे दूसरे धर्मों के लोग, तो उनके ऊपर तीर्थयात्री कर लगता था, पिलग्रिम टैक्स। तो तीर्थयात्रा कर की उसने अगले ही साल समाप्ति कर दी कि धार्मिक भेदभाव करने वाला जो तीर्थयात्री कर था वो अकबर ने समाप्त कर दिया 1563 तीर्थयात्रा। तो तीर्थयात्रा कर को क्या कर दिया इसने, समाप्त कर दिया। फिर अगले ही साल 1564 में जजिया को भी इसने ख़त्म कर दिया। ठीक, जजिया जो कर था ये आपको बताया था कि सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। तो जजिया में क्या था कि टैक्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करता था, और ये हिंदुओं की बेइज्जती करने के लिए एक तरीके से मुस्लिम शासक लगाते थे, ये बेइज्जती कराने के लिए लगाया जाता था। तो उस जजिया को भी उसने समाप्त किया कि कोई भी धार्मिक भेदभाव नहीं करेगा। इन धर्म कर्म से वो ऊपर उठ रहा था, क्योंकि आपको बताया था कि बचपन से वो देख रहा था कि राजपूत दो घर में पला बड़ा, सिया उसकी माँ थी, बाप इसका सुन्नी था, और सारी चीज़ें राजनीति होती थी। तो इन चीज़ों को उसने सबसे पहला काम किया, समाप्त कर दिया। ठीक, और इसने अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए साम्राज्य का विस्तार, एक्सटेंशन करना शुरू किया। साम्राज्य के विस्तार में अलग अलग उसने कई सारे अभियान चलाए। सबसे पहले बताया था कि इसका मालवा का अभियान चला था। तो जो मालवा अभियान चला था उस मालवा में बताया था कि इस महामनगा का जो बेटा था आदम खां, उसको भेजा गया था। तो वहीं जो मालवा के शासक थे वो थे बाज बहादुर, और इन्हीं बाज बहादुर की वाइफ थी रूपमती। इनकी बड़ी कहानियाँ चलती हैं, बाज बहादुर और रूपमती की प्रेम कहानी। रूपमती बहुत सुंदर कन्या थी, तो इनकी कहानियाँ चलती हैं। मांडू में ये लोग, इनकी राजधानी थी, और मांडू को संगीत और नृत्य का बिल्कुल केंद्र बना दिया था। तो इसमें जो मालवा के थे बाज बहादुर की पराजय हो जाती है। फिर बाद में अकबर फिर सेना भेजता है, तो बाज बहादुर भटकते रहते हैं, भटकते फिर अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, और अकबर ने इनके साथ बाइज्जत इनको मनसबदार बनाया, और मनसबदार बना के इनका मालवा इनको वापस कर दिया था। ठीक, इसके अलावा गढ़कटंगा का युद्ध था। फिर बुंदेलखंड का अभियान उसने किया। बुंदेलखंड अभियान में इसने आसफ खां को भेजा था। तो वहाँ पर शासिका थी दुर्गावती चंदेल राजकुमारी थी। तो उनकी भी सुंदरता की बहुत ज़्यादा चर्चा थी। तो उस समय इलाहाबाद का जो सूबेदार था आसफ खां ने उनकी सुंदरता की चर्चा सुनी थी। तो आसफ खां ने वो अभियान किया था। दुर्गावती बहुत वीरतापूर्वक लड़ी, और लड़ते हुए जब उन्होंने देखा कि अब पराजय बिल्कुल निकट आ चुकी है, तो अपना शरीर मुगलों के हाथ में न लगे, इसलिए रानी दुर्गावती ने खुद को छुरा भोंक कर हत्या कर लिया। अपनी खुद को उन्होंने मार डाला था, सुसाइड कर लिया उन्होंने।
और फिर बुंदेलखंड पर कब्जा हुआ। उसके बाद अकबर ने रुख किया राजपूताने पर, क्योंकि राजपूताना जो था वो मुग़लों को तगड़ी टक्कर दे सकता था। तो उसी में उसने सबसे पहले जो चित्तौड़ था, चित्तौड़ के खिलाफ अभियान भेजा 1568 में। तो चित्तौड़ के खिलाफ जो अभियान था वो चित्तौड़ का किला सबसे मजबूत था, बिना उसके फिर कुछ हो नहीं सकता था। और चित्तौड़ के राणा थे उदय सिंह। उदय सिंह ने टक्कर ली, लेकिन फिर अपने जो उनके सहयोगी थे, उनके सहयोगी ने बता दिया था कि अकबर का मुकाबला करना संभव नहीं है। तो उदय सिंह किला छोड़ के चले गए थे और जाके पहाड़ियों में वो छुप गए थे। तो जो चित्तौड़ का किला था वहाँ पर उदय सिंह के दो बड़े योद्धा थे, जयमल और फत्ता। तो उस जयमल और फत्ता ने इस चित्तौड़ किले की रक्षा बहुत लंबे समय तक की, लेकिन अकबर ने यहाँ पर चालाकी दिखाई और जब इसकी तोपें जब चित्तौड़ के किले पर गोला बरसा रही थी तो एक बार जो एक गोला था जब किले की दीवार पर लगा तो किला का दीवार थोड़ा सा टूट गया था। तो उसी को मेंटेन करने के लिए ये जयमल पहुँचा। तो अकबर ने बंदूक से निशाना लगाया और गोली चला दी। तो उसी गोली से मरे। फाइनली उसी टूटे हुए रास्ते से मुगल अंदर पहुँचे और यहीं पर अकबर अपना धैर्य खो देता है, क्योंकि इतना चित्तौड़ से संघर्ष करना पड़ा था अकबर को कि अकबर बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गया और बिल्कुल कत्ले आम का उसने आदेश दे दिया। और बुरी तरीके से जितने अंदर औरतें, बच्चे, महिलाएं, बूढ़े सब थे, सबकी हत्या उसने एक तरफ से करवा दी। तो कत्ले आम का आदेश जो अकबर था वो चित्तौड़ में देता है। ठीक, तो जो चित्तौड़ था ये अकबर की लाइफ पर एक कलंक के रूप में भी लिया जाता है, चित्तौड़। और यहाँ पर कौन दो बड़े योद्धा थे, जयमल और फत्ता। राणा जो थे चले गए थे इन्हीं जयमल और फत्ता के भरोसे छोड़ के। तो ये दोनों भी मारे गए थे और बहुत लोग मारे गए थे। अकबर ने इसी के बाद फतहनामा जारी किया था, चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में फतहनामा जारी किया था। लेकिन बाद में अकबर को अपनी इस गलती का एहसास हुआ तो उसने क्या किया कि जो जयमल और फत्ता सिंह थे तो इन्हीं जयमल और फत्ता की एक आदमकद हाथी पर बैठी उसने मूर्तियाँ बनवाई थी संगमरमर की, और उसको आगरा किले के गेट पर दोनों तरफ लगवाया था, एक तरफ जयमल की एक तरफ फत्ता की, हाथी पर बैठी हुई इन दोनों की मूर्तियाँ उसने बनवा दी थी अकबर ने इनके सम्मान में, क्योंकि दोनों बहादुर योद्धा थे। हालांकि बाद में औरंगजेब ने उन मूर्तियों को तोड़वा दिया, क्योंकि औरंगजेब मूर्ति मानता नहीं था। तो अकबर ने बाद में इन योद्धाओं का सम्मान किया, लेकिन ये अकबर ने यहाँ पर कत्लेआम मचवाया था। खैर, तो फिर और लेकिन अकबर को जो राजपूताने में सबसे तगड़ा जो चैलेंज मिला वो मेवाड़ ने चैलेंज किया। मेवाड़ के शासक थे राणा प्रताप। राणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो राणा प्रताप के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई 1576 जिसको कहा जाता है हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध, इसी को बैटल ऑफ बगुंडा भी कहते हैं। तो इस हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने होशियारी दिखाई थी, जहाँ पर एक तरफ राजपूतों की सेना का नेतृत्व राणा प्रताप कर रहे थे, वहीं मुगलों की सेना का नेतृत्व अकबर ने सौंप दिया था मान सिंह को। मान सिंह जो कि खुद भी राजपूत थे और राणा प्रताप के, महाराणा प्रताप भी जिनको कहते हैं, तो महाराणा प्रताप के रिश्तेदार थे। महाराणा प्रताप की सगी बुआ के लड़के थे मान सिंह। तो यहाँ पर अकबर ने होशियारी दिखाई कि जहाँ मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे मान सिंह, वहीं राजपूतों की सेना का नेतृत्व कर रहे थे राणा प्रताप। ठीक है, और इस युद्ध के सपोर्ट में अकबर खुद आगरा छोड़ के आगे तक राजपूताने तक बढ़ा था। हालांकि बहुत जोरदार टक्कर हुई और इसमें राणा प्रताप की पराजय हो गई थी। यहाँ पर मान सिंह को भेजने का मकसद ये था कि मेवाड़ की जनता ये न सोचे कि मुसलमान आ रहे हैं। ये लड़ाई एक बड़े राजा की छोटे राजा से लड़ाई थी। तो बड़े राजा की छोटे राजा की लड़ाई ही उसने अकबर ने दिखाई थी, इसीलिए उसने मेवाड़ में इसने मान सिंह को दिया था। हालांकि राणा प्रताप के साथ कुछ अफगान सरदारों ने भी राणा प्रताप का साथ दिया था, क्योंकि वो मुगलों को हराना चाहते थे। खैर, तो इसमें राणा प्रताप की पराजय होती है और राणा प्रताप फिर वहाँ से गोगुंडा छोड़ के फिर चावड़ चले जाते हैं। चावड़ में राजधानी बनाते हैं और वहीं पर अरावली के जंगलों में छुप के उन्होंने गुरिल्ला युद्ध पद्धति शुरू की। गुरिल्ला युद्ध का मतलब होता है कि सामने सामने अटैक न करना, छुप छुप के हमला करना, फिर हट जाना। लगातार हमले से वो बच रहे थे क्योंकि ताकत उनकी खत्म हो चुकी थी। और माना जाता है कि भारत में जो गुरिल्ला वॉरफेयर है, गुरिल्ला युद्ध नीति है, इस गुरिल्ला युद्ध नीति की जो शुरुआत थी वो राणा प्रताप ने की थी। बाद में साउथ में छत्रपति शिवाजी ने, उधर मलिक अंबर ने, उन लोगों ने इस गुरिल्ला युद्ध को और ज़्यादा आगे बढ़ाया। मराठों ने खासतौर पर अपनाया था। तो वो जो गुरिल्ला युद्ध दक्कन का मलिक अंबर और जो छत्रपति शिवाजी अपनाते हैं,
उसकी जो शुरुआत थी वो राणा प्रताप ने की थी। तो उन्होंने मुगलों के खिलाफ अभियान जारी रखा, हालांकि लास्ट तक वो लड़ते रहे और बहुत कम उम्र में उनकी मौत जो दुर्घटनावश हो गई थी वो 1597 में 1597 में वो एक बहुत ही पुराना कड़ा सा धनुष हो गया था। तो वही कड़े धनुष की वो पतंचा चढ़ा रहे थे, उसका वो रस्सी बांध रहे, तब तक वो धनुष अचानक से टूट गया, उसी से वेव निकला और हार्ट अटैक हुआ और हार्ट अटैक से इनकी मौत हुई थी महाराणा प्रताप की। ठीक है, तो इनके मरने के बाद भी मेवाड़ ने अपना संघर्ष जारी रखा और अकबर के जीते जी मेवाड़ ने अकबर के सामने सरेंडर नहीं किया था। हालांकि ज़्यादातर हिस्से कब्जे में आ गए थे और जो हिस्से कब्जे में आए थे वहाँ पर अकबर ने बहुत उदारतापूर्वक उनके साथ व्यवहार किया था। ठीक, और अकबर का जो सबसे मशहूर अभियान रहा वो था गुजरात का अभियान। गुजरात क्योंकि एक समृद्ध राज्य था, तटीय कोस्टल लाइन उसकी लंबी, सबसे लंबी भारत की गुजरात की है और गुजरात व्यापार व्यवसाय के लिए बहुत समृद्ध था। और गुजरात में ही अकबर के जितने रिश्तेदार थे मिर्जा जो अकबर के खिलाफ हो सकते थे वो सब गुजरात में शरण ले रहे थे और कई सारे अफगान सरदार भी मुगलों के खिलाफ गुजरात में अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। तो उसी के लिए अकबर ने 1572 में 1572 तो 1572 में अकबर का अभियान कौन सा होता है? गुजरात का। तो जब गुजरात अभियान पर अकबर पहुंचा 1572 तो यहाँ पर उसने गुजरात पर विजय हासिल की और वहाँ से फिर वो व्यवस्था बना के दोषियों को दंड दे के वो वापस लौट गया। लेकिन उसके वापस लौटते ही मिर्जाओं ने फिर से अपनी ताकत बढ़ा ली और मुगलों के खिलाफ फिर से विद्रोह हुआ। अकबर जैसे ही आगरे पहुंचा तैसे ही उसको पीछे से सूचना मिली कि जो वो गुजरात विजय करके आया था विद्रोहियों ने फिर से गुजरात को कब्जे में ले लिया। विद्रोहियों ने सोचा था कि अकबर अभी गया है, क्योंकि आगरे से गुजरात का जो सफ़र था लगभग 3 से 4 हफ्ते लगते थे सेना को आने जाने में, एक बार जाने में। तो अकबर पहुंचा था तो विद्रोहियों को लगा था कि अभी तो गया है, 3-4 सप्ताह बाद ही आएगा। लेकिन जैसे ही अकबर को सूचना मिली कि गुजरात में फिर से विद्रोह हो गया, अकबर आगरा पहुंचते फिर से उल्टे पांव तुरंत वापस लौटा। और जिस अभियान में सोचिए 3 से 4 हफ्ते लगते थे, उस गुजरात पहुंचने में अकबर ने केवल 9 दिन लगाए। 9 दिन के अंदर घोड़े पर लगातार सफ़र करता हुआ घोड़े लागने से पूरी साथ लाव लश्कर के साथ फ़ौरन वापस आई। इतनी तेज़ी से वो वापस आया कि उसके दुश्मनों को भी अंदाज़ा नहीं था कि अकबर इतनी तेज़ी से आ सकता है। औचक रह गया उस अकबर ने फिर अभियान किया और गुजरात में उसने व्यवस्था स्थापित की, फिर से विजय हासिल की, विद्रोह को दबाया और वहाँ पर उसने शासन व्यवस्था दुरुस्त की। टोडरमल को नियुक्त किया वहाँ की राजस्व व्यवस्था को ठीक ठाक करने के लिए। और वहीं पर गुजरात में ही 1572 में इसकी पहली बार मुलाकात होती है पुर्तगालियों से। जो पुर्तगाली थे उस समय तक आना शुरू हो गया था, तो पुर्तगालियों ने इसको गुजरात में वहीं पर प्रिंटिंग प्रेस वगैरह दिखाया था, नाव पर उसको सफ़र भी कराया था। पहली बार अकबर ने सागर देखा, समंदर देखा, ये सारी चीज़ें वो पहली बार देखता है। तो पुर्तगालियों ने बहुत सारी चीज़ें उसको दिखाई थी और पुर्तगाली उस समय भारत पर कब्जा करने का मतलब भारत पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुगलों की ताकत के आगे उनकी दाल नहीं गल रही थी। तो अकबर को खुश करने के लिए उन सबों ने कई सारी चीज़ें दिखाई थी, जिसमें प्रिंटिंग प्रेस वगैरह भी दिखाया था। लेकिन अकबर क्योंकि पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता नहीं था तो उसने ज़्यादा भाव नहीं दिया। ठीक है, खैर यही जब गुजरात विजय करके अकबर वापस आता है तो आगरे में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर उसने एक दरवाज़ा बनवाया जिसको कहा जाता है बुलंद दरवाज़ा। तो जो बुलंद दरवाज़ा था वो अकबर ने क्यों बनवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक, चलिए इसके बाद अकबर ने और भी कई सारी विजय हासिल की। इसने 1574 से 76 तक दाऊद खां का जो विद्रोह था बंगाल विहार का उसको शांत किया। फिर काबुल में 1581 में इसका एक अपना रिश्तेदार था मिर्ज़ा हाकिम, तो मिर्ज़ा हाकिम ने विद्रोह कर दिया। उस विद्रोह को दबाने के लिए अकबर खुद गया 1781 में और वहाँ पर उस विद्रोह को दबा के एक अकबर ने बहुत हैरत अंगेज काम किया और अपनी सौतेली बहन बख्तुन्निसा को उसने गवर्नर बना दिया। तो काबुल का गवर्नर एक महिला को अकबर ने अपॉइंट किया, वो उसकी सौतेली बहन थी बख्तुन्निसा। ठीक, तो ये काम भी अकबर करता है। फिर इसकी जो दक्कन था, दक्कन में भी अकबर ने विजय करने की कोशिश की थी। तो दक्कन में इसने बहुत आनन फानन में काम नहीं किया, एक एक करके धीरे धीरे साउथ की तरफ बढ़ा कि जब उत्तर पर पूरा कब्जा हो गया तब दक्षिण की तरफ उसने ध्यान देना शुरू किया। सबसे पहले 1591 में उसने खानदेश पर कब्जा किया। फिर अहमदनगर 1597 1603 साल लगे अहमदनगर पर कब्जा करने के लिए, क्योंकि अहमदनगर की जो शासिका थी चांद बीबी, हालांकि शासिका नहीं थी, बहादुर शाह की वो संरक्षिका थी, विधवा थी।
तो चांद बीबी ने बड़ी ज़बरदस्त टक्कर दी, लेकिन बावजूद अहमदनगर को मिला लिया गया। फिर अकबर की जो अंतिम विजय थी, फाइनल विक्ट्री, वो थी 1601 में असीरगढ़। असीरगढ़ का जो किला माना जाता था कि दक्षिण की तरफ, साउथ की तरफ जाने का रास्ता था, तो अकबर ने असीरगढ़ के किले पर 1601 में कब्जा किया और यही असीरगढ़ अकबर की अंतिम विजय थी। असीरगढ़ के बारे में कहा जाता है कि अकबर ने असीरगढ़ किले का जो ताला था वो सोने की चाबियों से खोला था। सोने की चाबियों से खोले का मतलब कि उसके किलेदार को घूस देके उसने किला खुलवाया था और उस पर कब्जा किया था। तो दक्कन में जब अकबर बढ़ा तो वो लगातार आगे तक नहीं बढ़ा। पहले जो क्षेत्र जीतता था उसको अपने कब्जे में मिला के वहाँ पर व्यवस्था दुरुस्त करता था, तब आगे की तरफ वो बढ़ता था। हालांकि असीरगढ़ के आगे वो नहीं बढ़ा। ठीक, चलिए। तो अकबर ने एक बहुत बड़ा साम्राज्य, एक बड़ा एम्पायर इस्टेब्लिश किया और इसकी जो नीति थी ये क्या करता था कि जैसे जब राजा से लड़ाई होती थी तो जिस राजा को पराजित कर देता था तो उसको पराजित करने के बाद उसको मारना काटता नहीं था। पहले राजा को घेरा डालता था, घेरा डाल के ऑफर देता था कि अगर आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लेंगे तो आपको मारा काटा नहीं जाएगा, आपका राज्य आपको वापस दे दिया जाएगा और आपकी सेना आपके पास रहेगी। आप अपने बस सिक्के नहीं डालेंगे, सिक्के मुगलों के चलेंगे और आपका एक आदमी हमारे दरबार में उपस्थित रहेगा और उसको मनसब दिया जाएगा और जिस सैनिक अभियान पर कहा जाए उस सैनिक अभियान पर आपको जाना पड़ेगा। बाकी सारी आपकी सेना, आपके राज्य आपके साथ रहेगी। तो बहुत सम्मानपूर्ण व्यवहार करता था और बोलता था अगर भरोसा नहीं है तो अगर लड़की वड़की हो तो शादी करने को भी तैयार रहता था। इस चक्कर में अकबर ने खूब शादियाँ की। सोचिए 20 से ज़्यादा तो उसकी राजपूत रानियाँ थी। तो जैसे सबसे पहले कछवाहा शासक थे भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। तो जब कछवाहा शासक भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली तो अकबर ने भारमल का राज्य उनको वापस कर दिया और उनके बेटे जो थे भगवान दास को अपने जो है कि अंडर लिया, अपने जो है कि मनसब दिया, उनको बढ़िया मनसबदार बनाया। और उनके पोते जो मान सिंह थे, भगवान दास के पोते थे मान सिंह को भी अच्छा ओहदा दिया अपने साम्राज्य में। तो जिस राजा ने उनके अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, अकबर ने उनको ओहदा दिया, अच्छा रुतबा दिया। और जो अधीनता नहीं स्वीकार किया, जैसे राणा प्रताप ने नहीं स्वीकार किया, तो उसके खिलाफ वो सैनिक अभियान भेजता है। तो धीरे धीरे करके वो अपने साम्राज्य को बढ़ाता चला गया। उसने क्या किया कि जैसे आपको बताया था कि जो राज्य व्यवस्थित करना था, तो इसने अपने जो मुगल एम्पायर था, जैसे इल्तुतमिश के समय बताया था कि छोटे छोटे इक्तों में बांटा था, इसने मुगल साम्राज्य को सूबों में बांटा था। जैसे भारत आज क्या है, राज्य देश है, तो भारत में 28 राज्य यानी 28 सूबे हैं। अकबर ने अपने राज्य को किस में बांटा, सूबों में बांटा। इसके जो सूबे होते थे, सूबे का मतलब उस समय का राज्य होता था। तो अकबर के शासनकाल में शुरुआती दौर में 12 सूबे थे, जो बढ़ते बढ़ते अकबर की मौत तक 15 सूबे हो गए थे। यानी 15 राज्य थे अकबर के अंडर में, लास्ट तक आते थे। शुरुआत में 12 थे। ठीक। और यहीं पर अकबर ने इन पर कंट्रोल करने के लिए एक नई व्यवस्था बनाई जिसको कहा जाता है मनसबदारी। तो जो मनसबदारी था, इस मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किसने किया था, अकबर ने किया था। इस मनसबदारी व्यवस्था को डिटेल में हम लोग देखेंगे जब मुगलों का प्रशासन पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पर मनसबदारी व्यवस्था को डिटेल में हम लोग देखेंगे। आगे अलग से टॉपिक होगा। उसमें जात और सवारों की व्यवस्था होती थी कि जो जात होती थी उनकी रैंक होती थी। जैसे 5000 की रैंक, 5000 की जात और 5000 सवार दे दिया, तो 5000 की उसका स्टेटस होता था और उसी के बराबर उसके घुड़सवार रखने होते थे और सैलरी उनको मिलती थी। ठीक, चलिए जात सवार के लिए आगे हम बताएंगे। तो ये जो मनसबदारी व्यवस्था थी ये अकबर ने ही शुरू की और इसमें मनसबदारों के अंदर सैनिक होते थे, सिपाहियों को उनको हमेशा ट्रेंड रखना होता था और उन्हीं के माध्यम से सैनिक अभियान चलाते थे। ठीक, चलिए अकबर की इस पर हम लोग डिटेल में आगे मुगलों के प्रशासन में चर्चा करेंगे। अकबर की जो धार्मिक नीति है उस पर भी चर्चा करना बहुत जरूरी है। अकबर ने धर्म कर्म के मामले में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया। धर्म कर्म के मामले में इसको बहुत ज़्यादा रुचि होती थी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ करता था। इसने अपने धार्मिक अभिरुचि के लिए 1575 में आगरे में एक इमारत बनवाई थी, 1575, इबादत खाना। तो इबादत खाना कहाँ बनवाया था, आगरा में 1575 में, 1575 में बनवाया था। तो ये जो इबादत खाना बनवाया था, इस इबादत खाने में इसने जो इसके इस्लामिक धर्म गुरु होते थे, जो मौलवी लोग होते थे, उनको बुलाता था, उसमें धार्मिक बहस करवाता था। नहीं, लोग धर्म की बात करते हैं, आत्मा परमात्मा इन सब चीज़ों की बातचीत करते हैं, तो धार्मिक बहस करवाता था, आत्मा परमात्मा इन सब चीज़ों की वो चर्चा करता था। ठीक, फिर
और उन चर्चाओं में वो खुद भाग लेता था, खुद वो उपस्थित रहता था। फिर बाद में देखा कि जो मौलवी लोग थे, जो मुल्ले लोग थे, वो उसके जो धार्मिक जो उसकी जानकारियाँ, जो ज्ञान वो हासिल करना चाहता था, उससे संतुष्ट नहीं होता था, क्योंकि उनमें भी आपस में बहुत ज़्यादा मतभेद होता था। तो मुल्ले पता चला धार्मिक बहस करते करते वो सब आपस में उलझ जाते थे, मारामारी कर लेते थे, लड़ाई झगड़ा कर लेते थे, चीखना चिल्लाना शुरू कर देते थे। इस बात से अकबर बहुत ज़्यादा नाराज हुआ। फिर बाद में उसने क्या किया कि 1578 में इबादत खाना के दरवाजे सभी धर्मों के लिए खोल दिए कि अब कोई भी धर्मगुरु आ सकता है, वो इबादत खाने में अपने धर्म की बातें, अपनी जो आत्मा परमात्मा ईश्वर के बारे में बता सकता है, और ईश्वर क्या है, धर्म क्या है, जीवन क्या है, इन्हीं सारी चीज़ों पर चर्चा प्रचर्चा वो करवाता था। तो इसके दरबार में अलग अलग मतलब इसके इबादत खाने में अलग अलग धर्मों के लोग भी आते थे। जैसे हिंदू धर्म थे तो हिंदू धर्म के बहुत बड़े विद्वान थे उस समय, देवी पंडित देवी थे, पंडित पुरुषोत्तम थे। तो देवी और पुरुषोत्तम जी जो थे ये हिंदू धर्म के विद्वान थे जो इबादत खाने में जाते थे। जैन धर्म के विद्वानों को भी इसने इनवाइट किया था, जिसमें हरि विजय सूरी, जिन प्रभु सूरी। तो हरि विजय सूरी और जिन प्रभु सूरी जैन विद्वान थे जो इसके दरबार में जो इबादत खाने में गए। पारसी धर्म में दस्तूर जी मेहर जी राणा थे, वो भी पारसी धर्म के बहुत बड़े गुरु थे, वो गए इसके इबादत खाने में। ईसाई धर्म के फादर एक्वा विवा और मोन्सेरात, तो एक्वा विवा और मोन्सेरात भी इसके जो है कि इबादत खाने में गए थे। एक्वा विवा जेसुइट थे, जेसुइट हालांकि कई बार ईसाई धर्म का ही एक सेक्ट होता है जेसुइटों का, तो कई बार एक्वा विवा और मोन्सेरात इसके पास गए थे। ठीक है, तो इन इबादत खानों में जो बड़े बड़े धर्मगुरु आते थे, धर्म पर चर्चा करते थे, परिचर्चा करते थे, बहस करते थे। तो इन धार्मिक बहसों के दौरान अकबर खुद उपस्थित होता था और उन बहसों को सुनता था बहुत ध्यान से और समझने की कोशिश करता था। हालांकि अकबर सुनता बहुत ध्यान से था, समझने की कोशिश करता था, लेकिन समझ में इसको कुछ नहीं आता था, आता जाता कुछ नहीं था इसको, क्योंकि पढ़ा लिखा था नहीं, समझ में कुछ आता जाता था नहीं। लेकिन एक्टिंग बड़ी ज़बरदस्त करता था, मुंडे मुंडे उसे मिलाता रहता था, बोलता रहता था कि जैसे सब कुछ समझ में आ रहा। और जो बात इसको समझ में आ जाती थी, उसका जो टेक्निक था, जो बात उसको समझ में आ जाती थी उसको भाव ही नहीं देता था, क्योंकि समझ में आ गई। अब कोई चीज़ अगर जैसे मान लिया कि हम आपको सारी चीज़ें बहुत आसान भाषा में कहानी की तरीके से आपके दिमाग में उतार दें, तो लगता है सर कोई बहुत खास चीज़ नहीं पढ़ा, बस काम चलाओ ही पढ़ा रहे। कुछ ऐसा चीज़ पढ़ा है कि बिल्कुल समझे में ना आए, बिल्कुल दिमाग के ऊपर चला जाए, बिल्कुल सर के ऊपर से गुजरे, तब लगता है कि हाँ सर कोई बहुत खास चीज़ पढ़ा रहा है। जब आसान में उससे समझ ही में आ गया तो कौन सी खास चीज़। तो वही अकबर के साथ था, जो बातें उसको समझ में आ जाती तो उसको भाव ही नहीं देता था, और जब बातें उसके दिमाग से ऊपर से गुजरने लगती थी, रेंज के बाहर चली जाती थी, अपना परमात्मा की जब बड़ी बड़ी बातें होने लगती थी, तब बिल्कुल वाह वाह करता था, बहुत को क्या शानदार बात बताई गुरुजी, और तुरंत अपना अंगूठी निकाल के माला वाला निकाल के उन लोग को गिफ्ट दे के भाग जोड़ लेता था। जैसे भाई और एक्टिंग करता था एक तरीके से, आना जाना कुछ नहीं, बस मुंडी हिलाता रहता, हूँ हाँ करता रहता था। तो अकबर की इस हरकत के बारे में सबको पता था, दरबारियों को पता था कि आता जाता कुछ नहीं, खाली मुंडी हिला रहे झूठ मूठ का, लेकिन किसकी हिम्मत है कि बादशाह के सामने बोल दे। तो उसकी इस आदत के बारे में जो यूरोपीय यात्री थे, यूरोपीय इतिहासकारों ने बहुत जम के लिखा कि आता जाता कुछ नहीं था, बस मुंडी हिलाता था, एक्टिंग खूब करता था अकबर। हालांकि पता सबको था कि आ जाने रहा खाली एक्टिंग कर रहा है। ठीक, तो दरबार में तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी, लेकिन घर में एक बार धर लिए गए बेचारे। घर में एक बार धर लिए जाने का मतलब है कि इसकी वाइफ जो थी हरखा बाई, ठीक है, जैसे जोधा अकबर पिक्चर आपने देखी हो ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय की, तो उसमें भी इस सीन को दिखाया गया है कि इसकी वाइफ ने क्या किया कि इसकी मोहब्बत में इसका उर्दू लिखना सीखा उन्होंने, और उर्दू में अकबर के नाम की पेंटिंग तैयार की, उर्दू में उनके नाम की पेंटिंग तैयार की, और बादशाह के सामने तोहफा दिया गया कि भाई आपके इस मोहब्बत में बेगम ने उर्दू लिखना सीखा और उर्दू में आपके नाम की पेंटिंग बनाई है। तो उसने कहा कि भाई दिखाया जाए क्या बनाया है बेगम ने। तो जब पेंटिंग उसके सामने दिखाई गई, उर्दू में लिखा हुआ था, तो अकबर देखते हुए बोला वाह बहुत खूब बेहतरीन, क्या शानदार चीज़ बनाई है बेगम ने, बहुत बाखूब अपना बेहतरीन करके तारीफ करना शुरू कर दी। तो उसकी बेगम भी वहीं खड़ी थी, उसने कहा कि भाई बादशाह एक बार पढ़ के सुना दीजिए क्या लिखा है, तो और अच्छा लगेगा, सुकून मिल जाएगा। तो उसने कहा उस चक्कर में थोड़ा, जो भी लिखा है बहुत शानदार लिखा है, बहुत बेहतरीन लिखा है, अपना तारीफ करना शुरू किया। तो भी राजपूतानी थी, उसके बाद डाउट हो गया कि पढ़ का ही नहीं रहा, इतना बढ़िया भी नहीं लिखे हैं, तो बहुत पीछे पड़ी कि नहीं पढ़ी कि बताओ क्या लिखा है। तो जब बहुत ज़्यादा पीछे पड़ी तब अकबर को मजबूरी में बताना पड़ा कि मामला बिल्कुल अंगूठा छाप, पढ़ा लिखा कुछ नहीं था। अकबर अपना नाम तक नहीं पढ़ सकता, तो उसी का नाम लिखा हुआ था, वो सोचा कि वो कोई बहुत बड़ी पेंटिंग बनी हुई है। तब जाके पोल खोली उसके की, तो बिल्कुल अंगूठा छाप है। हमारे पूरे भारतीय इतिहास का सबसे अनपढ़ कोई अगर शासक रहा तो वो था अकबर। पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं था, एक अक्षर का ज्ञान नहीं था उसको।
मतलब वो अपना नाम लिखना छोड़िए, वो पढ़ नहीं सकता था, लेकिन काम उस अनपढ़ शासक ने ऐसे किए जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों से कहीं ज़्यादा थे। ठीक है, तो पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं कि डिग्री हो तभी सब कुछ हो। तो ये अकबर के साथ है। हुमायूं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था, लेकिन फिर भी बैठकर अकबर कुछ नहीं पढ़ा था, इसके बावजूद बहुत अच्छी पोजीशन में था। खैर, तो धर्म का इसको रुचि थी, लेकिन एक्टिंग ज़्यादा करता था। इसी धर्म की रुचि को ध्यान में रखते हुए 1578 में इसने अपने जो गुरु लोग थे उस समय, जो बाकी जो खास इसके लोग थे, उसको उसने बुलवाया और उसने बताया कि हम चाहते हैं कि कुछ एक ऐसा धर्म हो, क्योंकि हर धर्म में देख रहे हैं कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें हैं। कोई ऐसा धर्म हो जो सभी धर्मों को मिला के उसमें कोई बुराई ना हो, सब अच्छी बातें। तो वही फिर अकबर के नाम पर फिर एक मजहरनामा घोषित किया गया 1579 में। तो जो 1579 का साल था, इस साल इसने क्या घोषित किया? मजहरनामा। इसमें खुद को उसने अपने आप को केंद्रित करके उसने सुल्तान कामिल या इस्लाम कामिल उसने खुद को घोषित करवाया। और ये जो मजहरनामा तैयार किया था वो एक इसी के बड़े एक इस्लाम के विद्वान थे, शेख मुबारक। तो शेख मुबारक ने ही तैयार करवाया। इन्हीं की प्रेरणा से अगले ही 1-2 साल बाद अकबर को लगने लगा कि हम बहुत धार्मिक रूप से जानकार हो गए। उसने सोचा कि क्यों ना हम भी एक पैगंबर बन जाए, जैसे पैगंबर ने इस्लाम चलाया हम एक नया इस्लाम चला दें। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1582 में 1582 में घोषणा की गई तौहीद इलाही। इसी तौहीद इलाही को दीन इलाही भी कहा जाता है। तो ये जो तौहीद इलाही या दीन इलाही था, एक नया धर्म इसने चलाने की कोशिश की, जिससे सभी धर्मों की अच्छी बातें हों, कोई बुराई ना हो। और इसका जो प्रधान पुरोहित बनाया गया था वो अबुल फजल को बनाया गया था कि अबुल फजल इसका प्रधान पुरोहित होगा और वही सारी बातें वो करेगा। इसमें चाहरगाना इखलास की बात कही गई थी कि जो भी इस तौहीद इलाही में आएगा वो चाहरगाना इखलास जो है वो बादशाह को अर्पित करेगा। चाहरगाना का मतलब 4 चीज़ें हैं, ज़मीन है, संपत्ति है, सम्मान और धर्म। तो वो जो 4 चीज़ें हैं वो इसमें चाहरगाना इखलास के तहत वो बादशाह को समर्पित कर देगा। अपनी ज़मीन, अपनी संपत्ति, सब कुछ बादशाह के नाम पर होगा। अल्लाह अकबर का नारा उसने दिया और अच्छी बातें उसने इंट्रोड्यूस करनी शुरू करी। हालांकि ये आइडिया इसका फ्लॉप रहा। बहुत सारे इतिहासकार इसको अकबर का पागलपन कहते हैं कि कुछ ज़्यादा ही हो गया था, कि अब धर्म ही चलाने की कोशिश कर रहे थे। तो इसका जो धर्म चलाने का आइडिया था ये बिल्कुल फ्लॉप आइडिया था और ज़्यादातर लोगों ने इसको अस्वीकार ही किया था। और बड़े बड़े लोगों में कुछ ही गिने चुने लोग थे जिसने इसके धर्म को स्वीकार किया और ज़्यादातर ने मना किया। खुद जो मान सिंह थे, जो इसके साले थे अकबर के, मान सिंह को कहा गया कि भाई मैंने दीन इलाही या तौहीद इलाही चला, इसको स्वीकार कर लो, तो मान सिंह ने मना कर दिया था कि हमारा अपना धर्म काफ़ी, हम नया धर्म नहीं चुनेंगे। ठीक है, दीन इलाही या तौहीद इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र जो हिंदू था और जिन्होंने स्वीकार किया वो भी मुसलमान थे, क्योंकि इस्लाम के बिल्कुल नज़दीक था, वो था बीरबल। ठीक है, तो बीरबल इकलौते हिंदू रहे जिन्होंने दीन इलाही को स्वीकार किया। बीरबल का असली नाम था महेश दास। ठीक है, महेश यानी बीरबल इकलौते हिंदू थे जिन्होंने दीन इलाही को स्वीकार किया। अदरवाइज ये आइडिया इसका फ्लॉप रहा। अब अकबर जैसा कि बताया बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, तो अपने आप को होशियार दिखाने के लिए, विद्वान दिखाने के लिए, बहुत समझदार, बहुत होशियार है, तो अपने आसपास वो विद्वानों की मंडली रखता था और अच्छे लोगों की संगत रखना वो पसंद करता था। इसीलिए वो अच्छे लोगों की संगत रखना पसंद करता था कि लोग इसको समझें कि बहुत विद्वान है, बहुत होशियार आदमी है। इसीलिए इसने अपने दरबार में एक परंपरा दी नौरत्नों की। तो जो नौरत्न थे 9 जेम्स, वो अकबर ने अपने दरबार में रखे। वो अलग अलग क्षेत्रों के बड़े बड़े विद्वान थे, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स थे, जिनको नवरत्न कहा गया। तो नवरत्न उसने इसीलिए रखे थे क्योंकि खुद कुछ अता पता था नहीं इसको, तो सोचा कि अगर विद्वानों को जगह दी जाएगी दरबार में तो लगेगा कि नहीं भाई कुछ पढ़े लिखे आदमी हैं, पढ़े लिखों की संगत रखते हैं। तो उस 9 लोगों में जो इसके नवरत्न थे, जो खास, तो उसमें एक थे अबुल फजल, एक थे फैजी। ठीक, तो ये लोग बहुत बड़े विद्वान थे, इस्लाम के बड़े जानकार थे अबुल फजल। इसी अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखी थी। फैजी जो था, फैजी ने गीता का और महाभारत का इसका फारसी पर्शियन में ट्रांसलेशन तैयार किया था। ठीक, इसके अलावा तानसेन थे,
तानसेन बहुत बड़े सिंगर थे। तानसेन ये ग्वालियर के थे और इनका असली नाम था रामतनु पांडे। रामतनु पांडे। तो रामतनु पांडे किसका असली नाम था? तानसेन का। और ये कहाँ के थे? ग्वालियर के थे। इसके अलावा अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम इनका नाम था, खाने खाना इसको टाइटल दी गई थी। तो ये बैरम खां का बेटा था अब्दुल रहीम खाने खाना। इसके अलावा टोडरमल, जो टोडरमल थे अकबर की एक व्यवस्था थी आईना दहसाला। तो आईना दहसाला को शुरुआत करने में टोडरमल की एक बड़ी भूमिका मानी जाती है। इसको अकबर ने दीवान अशरफ के पद पर नियुक्त किया था। तो ये रेवेन्यू से जुड़े हुए व्यक्ति थे, दीवान अशरफ के पद पर इनको नियुक्त किया गया था। इसके अलावा थे मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुमाम, हकीम हुमाम। तो ये लोग अकबर के बहुत अच्छे मित्र थे। मुल्ला दो प्याजा खाना बहुत बढ़िया बनाते थे और अकबर के बहुत खास मित्रों में थे। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, चलिए। इसके अलावा बीरबल 8वें। बीरबल आपको बताया कि बीरबल का जो असली नाम था, बीरबल का वास्तविक नाम जो था वो था महेश दास और ये कालपी के रहने वाले थे। कालपी से ही ये आए थे। कितने हो गए? 8। और लास्ट थे मान सिंह। मान सिंह, मान सिंह भी इसके अच्छे सिपह सालारों में एक रहे। जो इनके भारमल के पोते थे मान सिंह, भगवान दास के बेटे थे और इन्हीं की बुआ से उनकी अकबर की शादी हुई थी। तो ये अकबर के नौरत्नों में एक थे। ध्यान रखेंगे ये जो नौरत्न थे इनमें से ये जो थे फैजी और अबुल फजल, ये दोनों सगे भाई थे। ये एक बड़े बताया था जिसने मजहर तैयार किया था, शेख मुबारक। तो ये दोनों जो थे शेख मुबारक के बेटे थे। यानी कि पूछा जाए कि अकबर के नौरत्नों में कौन थे जो सगे भाई थे, तो 2 सगे भाई कौन थे? फैजी और अबुल फजल। और ये दोनों किसके बेटे थे? शेख मुबारक के बेटे थे दोनों। क्लियर? चलिए। तो और शेख मुबारक कौन था? बताया था कि जिसने मजहरनामा अकबर के लिए तैयार किया था। तो ये अकबर के नौरत्न थे जिसने अकबर के ये नौरत्नों की परंपरा इसीलिए शुरू की थी कि अकबर को पढ़ा लिखा नहीं था तो विद्वानों की मंडली वो दिखाता था। खैर, तो अकबर का शासनकाल बहुत सारे उपलब्धियों से भरा हुआ एक स्थायित्व का काल था। हालांकि इसकी मौत भी हमारे राजाओं की सबसे जो कॉमन बीमारी थी, जैसे बताया कि हमारे ज़्यादातर राजा पेचिस से मरते थे, तो इसको भी पेचिस हो गया था और उसी पेचिस से इसकी मौत हो गई। आगरे में इसकी मौत हुई और आगरे में एक जगह है सिकंदरा। तो सिकंदरा में ही अकबर का मकबरा बना, टॉम्ब ऑफ अकबर। यानी अकबर का मकबरा कहाँ बना है? सिकंदरा। और सिकंदरा कहाँ पर है? आगरा में। ठीक। तो इसके मरने का इंतजार हालांकि इसका बेटा ही कर रहा था, क्योंकि अकबर बहुत बूढ़ा हो गया था, जल्दी मर नहीं रहा था। इवन इतना जो इसका बेटा था जहांगीर इतना ऊब चुका था कि उसने पहले विद्रोह भी कर दिया था 1599 में। यानी इसके मरने जब 1605 में मरा तो उसके 6 साल पहले सलीम ने विद्रोह भी कर दिया था पुर्तगालियों के साथ मिलके। इलाहाबाद में उसने विद्रोह भी किया था और इसी विद्रोह में वीर सिंह बुंदेला ने क्या किया था कि अबुल फजल जो थे, अबुल फजल की हत्या भी करवा दी थी। तो अबुल फजल की हत्या इसी के अकबर के बेटे जहांगीर ने करवाई थी। इतना वो ऊब गया था क्योंकि अकबर का शासनकाल आप देख रहे हैं लगभग 49-50 साल तक इसने शासन किया। तो जहांगीर चाहता था जल्दी जल्दी बादशाह बनना, तो इसलिए उसने विद्रोह भी किया था पुर्तगालियों के साथ मिलकर। उसी जहांगीर के विद्रोह में अबुल फजल की हत्या हुई थी। ठीक है, चलिए। खैर, अकबर की मौत के बाद इसका बेटा बना जहांगीर। अब जहांगीर के शासन के बारे में हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।